that is one of the anabolic process in which the synthesis of carbohydrates from CO2 and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll pigment, इसको फोटोसिंथेसिस ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अब ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड प्रिपेयर हो जाता है, और किससे प्रिपेयर किया जाता है तो हायर प्लांट जो रहते हैं या कोई भी प्लांट रहता है जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं वेयर द क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट, ऐसे प्लांट के अंदर ये फूड प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस हो जाती है, ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। उसको फोटोसिंथेसिस ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। वैन हेलमोंड नाम का साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले बताया कि सॉइल के अंदर से भी सभी मटेरियल प्लांट के अंदर नहीं आ जाते, कुछ मटेरियल खुद प्लांट प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि सॉइल इज द रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट। जैसे हम देखते हैं कि नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, आयरन, मैग्नीशियम, ये सभी प्लांट्स सॉइल से लेते हैं। मगर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? दे आर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो इसका मीनिंग है कार्बन और ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो एटमॉस्फेयर है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? दैट इज फ्रॉम वाटर, वो H2O से आता है। तो वैन हेलमोंट ने ये बताया कि प्लांट के अंदर जो वेट बन जाता है, जो मास ऑफ फूड मटेरियल बन जाता है, दैट इज नॉट टोटली फ्रॉम सॉइल, वो सभी सॉइल से नहीं आता, क्योंकि प्लांट खुद का फूड मटेरियल खुद बनाते हैं। ये या वहां से पहले सबसे पहले सजेस्ट किया गया। ठीक है, फिर प्रिस्टले और इंजनहाउस नाम के साइंटिस्ट थे हु फर्स्ट ऑफ ऑल सजेस्टेड दैट प्लांट टेक द CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज टू द ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को रिलीज करवाते हैं। ये सबसे पहले प्रिस्टले और इंजनहाउस नाम के साइंटिस्ट ने बताया। फिर वैन नील नाम का साइंटिस्ट था हु फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड दैट इन फोटोसिंथेसिस देयर आर टू रिएक्शंस, one is called as light reaction and another one is called as dark reaction। एक लाइट वाली रिएक्शन रहती है और एक डार्क वाली रिएक्शन रहती है। ऐसा ये एक्सप्लेनेशन सबसे पहले किसने दिया? तो इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन्ड बाय साइंटिस्ट वैन नील। वैन नील नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया। ठीक है, फिर एंगलमैन नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये बताया कि लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच द हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टेक्स प्लेस इन रेड एंड ब्लू लाइट। रेड लाइट के अंदर या ब्लू लाइट के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, ये ब्लैकमैन ने बताया। फिर वैन नील ने और एक कंसेप्ट बताया कि इन केस ऑफ सम बैक्टीरिया इन प्लेस ऑफ H2O there is the use of हाइड्रोजन सल्फाइड। H2O को यूज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर हो जाते हैं। यानी वाटर जब स्प्लिट होता है, समझो CO2 प्लस H2O ऐसी प्रोसेस हो जाती है जिसमें से H2O जब स्प्लिट हो जाता है तो H2O स्प्लिट होने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। वो हाइड्रोजन जाके CO2 को रिड्यूस करता है, रिड्यूस यानी गेन हो जाता है, तो उससे ग्लूकोज बन जाता है, दैट इज नथिंग बट द C6H12O6 ऐसे बन जाता है। और ऑक्सीजन क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है, O2 रिलीज किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम H2O। ये वैन नील के नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले सजेस्ट किया। रॉबर्ट हिल नाम का साइंटिस्ट था who first of all suggested that during the process of photosynthesis there is the light energy to generate reducing power। रिड्यूसिंग पावर बोले तो अपना जो ATP और NADPH2 नाम के दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर, उसके लिए लाइट लगती है, ऐसे ये रॉबर्ट हिल ने सबसे पहले बताया। फिर थोडोर डी शॉसर नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया कि वाटर इज इसेंशियल टू कैरिड आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाटर के वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, वाटर स्प्लिट होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन गैस रहने की वजह से रिलीज होता है, हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट हो जाते हैं और उनका ग्लूकोज बन जाता है, ऐसे थियोडोर डी शॉसर नाम के साइंटिस्ट ने बताया। एंड इंजनहाउस नाम के साइंटिस्ट ने बताया
कि दैट सनलाइट इज इसेंशियल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। उसका मीनिंग ये है कि सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है एंड दैट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। और वो जो ऑक्सीजन रहता है वो एयर का प्यूरिफिकेशन करता है। ऐसे ये कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स है रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस उसकी समरी क्या है? तो ये फोटोसिंथेसिस जो रहता है जनरली कैरिड आउट बाय कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं उसके अंदर फोटोसिंथेसिस किया जाता है, अलगी के अंदर फोटोसिंथेसिस किया जाता है एंड लीव्स इन लीव्स एंड यंग स्टेम ऑफ अ प्लांट। जनरली प्लांट के अंदर जो लीव्स बने हुए रहते हैं दे आर साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और सेल वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, उसके अंदर आपको एक क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनेल मैंने बताया था दैट क्लोरोप्लास्ट इज द साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट नाम का जो सेल ऑर्गेनेल रहता है वो साइट रहता है कौन से प्रोसेस के लिए साइट रहता है? तो दैट इज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए वो साइट रहता है। एंड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दे आर द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल रहते हैं और ये फोटोसिंथेसिस की जो स्टेप प्रोसेस रहती है दैट इज कैरिड आउट बाय 3 स्टेप्स। 3 अलग अलग स्टेप्स के अंदर ये फोटोसिंथेसिस हो जाता है, जिसमें सबसे पहले कैप्चरिंग ऑफ सोलर एनर्जी को कैप्चर किया जाता है एंड नेक्स्ट यूजिंग सोलर एनर्जी टू मेक द एटीपी एंड एनएडीपीएच। वो सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके वहां से एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी प्रोड्यूस किया जाता है और एनएडीपीएच निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट उसको बोला जाता है। वो रिड्यूस्ड फॉर्म में रहता है क्योंकि हाइड्रोजन इसके साथ में रहते हैं एंड यूजिंग एटीपी एंड एनएडीपीएच टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम CO2। ये जो प्रोसेस हो जाती है जिसके लिए NADH और ATP मिला के कार्बन डाइऑक्साइड को जाके क्या करवाते हैं वो रिड्यूस करवाते हैं और उससे क्या बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज बनाया जाता है। तो दिस इज अबाउट द रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल रहते हैं और बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन रहती है वो 2 स्टेप्स में की जाती है। इसमें एक को बोला जाता है लाइट रिएक्शन और दूसरी को बोला जाता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मीनिंग है दैट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क का मीनिंग है दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। एक लाइट के प्रेजेंस में होती है तो दूसरी लाइट लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस रहती है। तो ऐसी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ऐसे 2 स्टेप्स रहते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ठीक है। अब व्हाट आर द पिगमेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो बेसिकली देखो फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट्स यूटिलाइज किए जाते हैं दीज आर कॉल्ड एज क्लोरोफिल्स। ऐसे पिगमेंट्स को क्लोरोफिल्स ऐसे बोला जाता है और ये जो क्लोरोफिल्स रहते हैं दे आर बेसिकली ऑफ 7 टाइप के क्लोरोफिल रहते हैं लाइक क्लोरोफिल A B C D E एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन। ऐसे ये क्लोरोफिल के अलग अलग नाम हैं। तो ये क्लोरोफिल्स बनाए जाते हैं ABCDE बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन के फॉर्म में। फिर नेक्स्ट आते हैं दीज आर कॉल्ड एज कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स 2 फॉर्म में रहते हैं, वन इज कॉल्ड एज कैरोटीन्स एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज xanthophyll। ये कैरोटीन का जो फार्मूला रहता है दैट इज ऑफ C40H56 इसका फार्मूला रहता है और जो xanthophyll रहता है वो xanthophyll का फार्मूला रहता है दैट इज C40H56O2। यानी ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन्स को ही क्या बोला जाता है xanthophyll से बोला जाता है। देन फाइकोबिलिन्स नाम के नेक्स्ट पिगमेंट आ जाते हैं। दिस फाइकोबिलिन्स 2 टाइप के रहते हैं दैट वन इज कॉल्ड एज cyanin and another one is called as phycoerythrin। ऐसे 2 पिगमेंट्स रहते हैं। फाइकोसायनिन नाम का जो पिगमेंट रहता है दैट इज द ब्लू पर्पल पिगमेंट रहता है, पर्पल ब्लू पिगमेंट रहता है और फाइकोएरिथ्रिन नाम का जो पिगमेंट रहता है दैट इज द रेड पिगमेंट। मगर ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पिगमेंट्स है देखो क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स, ये अलग अलग जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है दैट इज द क्लोरोफिल।
अब क्लोरोफिल में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन रहते हैं, इधर क्लोरोफिल के टाइप बताया मैंने, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, ऐसे क्लोरोफिल्स के टाइप है, मगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है दैट इज ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इनमें जो क्लोरोफिल ए है दैट क्लोरोफिल ए का देखो, दिस क्लोरोफिल इज पॉपुलरली नोन एज द रिएक्शन सेंटर, उसको रिएक्शन सेंटर ऐसे बोला जाता है। एंड दिस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो क्लोरोफिल ए करता है। एंड दिस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल हैविंग अ फार्मूला, ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का एक फार्मूला रहता है। एंड लिसन टू द फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए, this is the formula of chlorophyll A, that is represented by C55S72O5N4 magnesium, ये उसका फार्मूला है। and this chlorophyll A molecule is responsible for the absorption of light energy and convert it into chemical energy। ये लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके उसका केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करने के लिए ये वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। दूसरा एक जो एसेसरी पिगमेंट रहता है, देखो क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर बताओ था वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे है, जिसके सेंटर में जो ये रहता है पोजीशन एट द आर देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ मिथिल ग्रुप, CH3 ग्रुप रहता है, उसको क्लोरोफिल ए बोला जाता है। एंड एट द पोजीशन ऑफ आर देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज CHO ग्रुप, CHO ग्रुप रहता है। और ये क्लोरोफिल बी जो मॉलिक्यूल है, ये क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल जिसमें C55H70O6N4 मैग्नीशियम, ऐसे ये क्लोरोफिल बी का फार्मूला है। तो यहाँ पर इधर भी कार्बन 55 है, इधर भी कार्बन 55 है, मगर इधर हाइड्रोजन 72 है और इधर हाइड्रोजन सिर्फ 70 है। इधर ऑक्सीजन 5 है, इधर ऑक्सीजन 6 है, इधर भी नाइट्रोजन है और इधर भी नाइट्रोजन है। दिस इज मैग्नीशियम एज वेल एज दिस इज आल्सो मैग्नीशियम। तो ऐसे एट द पोजीशन ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी दोनों में जो डिफरेंस रहता है वो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जगह में रहता है। तो ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये दोनों का फार्मूला है, मगर इसमें इंपॉर्टेंट कौन रहता है तो क्लोरोफिल ए रहता है, बिकॉज दैट क्लोरोफिल ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो एटीपी के फॉर्म में वो कन्वर्ट करवाता है। और ये जो क्लोरोफिल बी है, दिस क्लोरोफिल बी इज वन ऑफ द एसेसरी पिगमेंट। उसको एसेसरी पिगमेंट क्यों बोला जाता है, बिकॉज दिस पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू ओनली एब्सॉर्ब द लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर टू द रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर की तरफ उसको ट्रांसफर करवाता है। तो देखो ये क्लोरोफिल ये जो है, ये क्लोरोफिल ए का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। फार्मूला नेक्स्ट पेज के ऊपर है, इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट पेज के ऊपर है। ये क्लोरोफिल ए के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स रहते हैं, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए। देखो ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ऐसे उसके अंदर एक हेड और एक टेल, ऐसे दो पोर्शंस रहते हैं। देखो ये वाले पोर्शन को हेड बोला जाता है और ये वाले पोर्शन को टेल बोला जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक द काइट, काइट के जैसा स्ट्रक्चर रहता है, जहां पर ये जो हेड है, हेड के अंदर पॉर्फिरिन नाम की रिंग रहती है और ये जो टेल रहता है, टेल के अंदर फाइटॉल नाम की चेन रहती है। तो पॉर्फिरिन एंड फाइटॉल ऐसे दो, एक हेड
और एक टेल, ऐसे दो स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो हेड का जो पोर्शन है, हेड पोर्शन के अंदर या पारफेरिन रिंग के अंदर मैग्नीशियम इज प्रेजेंट एट द सेंटर। ये मैग्नीशियम एट द सेंटर पे प्रेजेंट रहता है। और जहां पर भी देखो ये आर ग्रुप है, अगर आर ग्रुप के वहां जब मिथिल रहता है तो दैट इज द क्लोरोफिल ए, और आर ग्रुप के जगह अगर CHO रहता है तो दैट इज द क्लोरोफिल बी। बाकी स्ट्रक्चर जो है वो काइट लाइक स्ट्रक्चर है, मैग्नीशियम है, ये इधर नाइट्रोजन ACH, फिर ये CH3 ग्रुप, फिर ये ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्डिंग, फिर इधर हाइड्रोकार्बन की चेन रहती है, दैट इज अ, ये कार्बन हाइड्रोजन, ऐसे ये कार्बोहाइड्रेट का सॉरी क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर रहता है। दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ए का केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल ए के अंदर क्या प्रोसेस की जाती है, तो दिस इज द मॉलिक्यूल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द absorption of light energy and convert it into chemical energy। वो लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके उसको किस में कन्वर्ट करवाता है, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाता है। ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन कैसे बताई जाती है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, अगर हमको अगर क्वेश्चन पूछा गया, या व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो फोटोसिंथेसिस क्या है, तो द प्रोसेस इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O in the presence of sunlight and chlorophyll pigment, there is the synthesis of glucose molecule प्लस न्यू वाटर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन, ऐसी जो प्रोसेस की जाती है उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, उसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। तो ये प्रोसेस क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, और उसमें क्लोरोफिल का रोल क्या रहता है, तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट के अंदर जो एनर्जी रहती है, वो लाइट एनर्जी रहती है, वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करवाता है, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाता है। तो ऐसे लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। उसको क्लोरोफिल पिगमेंट का स्ट्रक्चर ऐसे बोला जाता है, ठीक है। अब लाइट एनर्जी कैसे यूटिलाइज की जाती है, व्हाट टाइप ऑफ लाइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो ये ऊपर वाला क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हो गया, अब लाइट का नेचर कैसे रहता है, what about the nature of light which is required during the process of photosynthesis। so actually the type of rays required during the process of photosynthesis, these are gamma rays, X rays, UV light, infrared, ये visible, ये रेडियो वेव्स, ऐसे अलग अलग टाइप के जो वेव्स रहते हैं या रेस रहते हैं, दे आर यूटिलाइज्ड फॉर, दे आर इमिटेड फ्रॉम द सन, वो सन से इमिट हो जाते हैं, बट ऑफ विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज, ओनली द विजिबल लाइट, ये जो विजिबल लाइट रहती है दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये विजिबल लाइट ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या की जाती है, यूटिलाइज की जाती है। तो ये विजिबल लाइट जो है दैट इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, तो दैट इज कंसिस्ट ऑफ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये अलग अलग जो कलर्स रहते हैं, रेज ऑफ कलर्स ऑफ रेज रहते हैं, उससे जो बनी हुई रहती है, और उनकी जो सीक्वेंस रहते हैं वो फिक्स रहते हैं। विबजॉर, जैसे रेनबो के अंदर जो 7 कलर दिखाई देते हैं, these are the different 7 colors of rays which are present in visible light, and actually they are responsible to carry out the process of photosynthesis। ये जो रेज रहते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो इनमें क्या हो जाता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड के अंदर ये जो अलग अलग टाइप के कलर्स ऑफ रेज है, इसमें ये जो वायलेट रहता है, ये वायलेट का जो वेवलेंथ है देखो दैट इज ऑफ 400 नैनोमीटर। अब ये वेवलेंथ बढ़ता है, उससे ज्यादा इंडिगो
का रहता है 430 नैनोमीटर। उससे ज्यादा ब्लू का वेवलेंथ रहता है दैट इज 500 नैनोमीटर। उससे ज्यादा ग्रीन का रहता है दैट इज ऑफ 570 नैनोमीटर। उसके से ज्यादा येलो का रहता है दैट इज 600 नैनोमीटर। उससे ज्यादा ऑरेंज का रहता है 650 नैनोमीटर। उससे ज्यादा रेड का रहता है दैट इज ऑफ 640 नैनोमीटर। 640 नैनोमीटर का रहता है। मीन्स दिस इंडिकेट्स दैट द वेवलेंथ ऑफ लाइट गोज इंक्रीज फ्रॉम वायलेट टू, लाइट का जो वेवलेंथ रहता है वो वायलेट से रेड की तरफ क्या होते रहता है, इंक्रीज होते रहता है। वायलेट ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड रेड ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। वायलेट सबसे कम वेवलेंथ का रहता है और रेड जो रहता है वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ का रहता है। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, these are the different types of colors of rays which are having the wavelength from that is 400 nanometer to 70 nanometer. Means this indicates that the wavelength of light goes increase from, ये देखो लाइट का जो wavelength रहता है ऐसे इंक्रीज होता रहता है, वायलेट से लेकर रेड की तरफ वो क्या होते रहता है, इंक्रीज होते रहता है। ठीक है भाई, ये तो वेवलेंथ की बात हो गई। तो व्हाट अबाउट द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ रेज। ये जो टाइप के रेज रहते हैं उनमें अमाउंट ऑफ एनर्जी किसमें रहती है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रहती है ना, देखो वायलेट जो है सबसे कम वेवलेंथ वाला है बट दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू कैरी द मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी कर देता है, वायलेट के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है। ऑन द अदर हैंड रहता है उसके अंदर वेवलेंथ सबसे लॉन्ग है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू कैरी द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। सबसे कम जो एनर्जी रहती है वो रेड के अंदर रहती है। तो उसका मीनिंग क्या है, जैसे वेवलेंथ वायलेट से रेड की तरफ बढ़ रहा है वैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी रेड से वायलेट की तरफ बढ़ता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी गोज इंक्रीज फ्रॉम रेड टू वायलेट। ठीक है, तो दिस इंडिकेट्स दैट द wavelength of light present in this type of rays that is inversely proportional to the amount of energy। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग है द टाइप ऑफ रेज विच कैरी द लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो टाइप ऑफ रेज रहते हैं जिसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है, they are having the more wavelength. On the other hand, the type of rays which are having the shorter wavelength of visible light, they are involved in the process of photosynthesis। फिर भी ये फोटोसिंथेसिस के अंदर प्रोसेस ज्यादा रहता है और सबसे कम फोटोसिंथेसिस किसमें होता है, तो दैट इज इन केस ऑफ ग्रीन कलर्स ऑफ रेज। और उसके बाद में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रहता है दैट इज ऑफ येलो कलर ऑफ रेज। येलो कलर के जो रेज रहते हैं उनमें सबसे कम एनर्जी, कम फोटोसिंथेसिस होता है। तो आपको ध्यान में रखना है रेड एंड ब्लू हैविंग द हाईएस्ट रेट ऑफ photosynthesis and green and yellow they are having the least or minimum rate of photosynthesis। उनमें सबसे कम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स। ये उसका जो डायग्राम है मैं आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो कम टू दिस पेज, ये पेज के ऊपर देखेंगे। देखो यहाँ पर एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाया गया है।
एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोले तो देखो इधर सी दिस पेज, ये दिस इज ये वायलेट है, 400 नैनोमीटर उसका वेवलेंथ रहता है। तो देखो उसके बाद में वायलेट के बाद में इंडिगो आता है, इंडिगो के बाद में ब्लू आता है, ब्लू के बाद में ग्रीन आता है, ग्रीन के बाद में येलो आता है, येलो के बाद में ऑरेंज आता है, ऑरेंज के बाद में रेड आता है। तो उसका मीनिंग ऐसा है कि यहाँ पर जो ग्राफ दिखाया गया है, देखो ये क्लोरोफिल ए का ग्राफ देखो सबसे पहले, दिस इज अबाउट द क्लोरोफिल ए। ये देखो ये पीक दिखाया दिया गया है, ये पीक किसके ऊपर है? ये क्लोरोफिल ए which absorb the maximum amount of energy in blue colors of rays। मैंने अभी बताया आपको, ब्लू के अंदर और रेड के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रहता है। फिर देखो ग्राफ नीचे आ गया, ग्रीन में सबसे कम रहता है, येलो में सबसे कम रहता है, फिर ऑरेंज के अंदर थोड़ा बढ़ जाता है, और रेड के अंदर और सबसे हाईएस्ट रहता है, रेड के अंदर और सबसे हाईएस्ट रहता है। So this indicates that the rate of photosynthesis is very high in red color of rays। ब्लू और रेड कलर के जो रेस रहते हैं उनके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा रहता है। ये कैरोटिनाइड वाला भी डायग्राम देख लीजिए, ये कैरोटिनाइड का हायर स्पेक्ट्रम जो रहता है दैट इज आल्सो इन ब्लू लाइट, ये भी ब्लू लाइट के अंदर सबसे ज्यादा है। फिर क्लोरोफिल बी का देखिए, ये क्लोरोफिल बी का देखिए, दैट इज आल्सो हाईएस्ट इन केस ऑफ, इधर इधर सबसे पीक पे है वो, इधर देखो ये सबसे पीक पे है, दैट इज ऑफ ब्लू लाइट। और फिर इधर पीक पे है, दैट इज नियर टू द रेड, वो भी रेड के नियर में है। तो ऐसा साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है कि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज बिकम्स हायर इन ब्लू एंड रेड लाइट। ये ग्राफ से इंडिकेट किया जाता है। ब्लू और रेड लाइट के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। अब देखो जिस प्लेस पे ग्रीन और वायलेट है, ग्रीन और येलो है, ग्रीन और येलो है, देखो ग्राफ सबसे नीचे है सबका, क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल बी का और कैरोटिनाइड का, सबका जो ग्राफ है वो at this position, at very low position, this indicate that the rate of photosynthesis is very low in case of green and yellow। इसीलिए हम जब प्लांट को देखते हैं तो why the plant becomes green in color, इसका सिंपल मीनिंग है वो रेड कलर के क्यों दिखाई देते हैं, वो ब्लू कलर के क्यों नहीं दिखाई देते, उसका कारण है जब भी ये लाइट प्लांट के ऊपर फॉल हो जाती है, क्लोरोफिल के ऊपर फॉल हो जाती है, तो क्लोरोफिल सबसे ज्यादा किसको एब्सॉर्ब करता है? ब्लू को, और रेड को एब्सॉर्ब करवा लेता है, इसीलिए वो कलर हमको दिखाई नहीं देते हैं। फिर ये ग्रीन जो कलर है, ग्रीन कलर को क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करवाता है? रिफ्लेक्ट करवाता है, रिफ्लेक्ट करवाता है ने वहां से वो ग्रीन कलर को निकाल देता है, वो रिफ्लेक्ट करवाता है। इसके वजह से द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी लेस। अब कुछ प्लांट के लीव जो रहते हैं, जब ग्रीनिश कलर जब डिसअपियर होता है तो येलोइश दिखाई देना शुरू कर देते हैं, वो येलो कलर के दिखाना शुरू कर देते हैं। तो उसका मीनिंग है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज बिकम्स आल्सो डिक्रीजेस इन येलो कलर ऑफ रेस। येलो कलर के जो रेस रहते हैं उनके भी अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम रहता है। तो दिस इज द एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स। डिफरेंट पिगमेंट्स के अंदर लाइट का एब्सॉर्प्शन कैसे होता है ये उसके ग्राफ्स हैं, एंड दीज pigments या this graph indicates that where the rate of photosynthesis is very high and it is very low। कौन से पिगमेंट के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई रहता है और कौन से पिगमेंट के अंदर ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट लेस रहता है। ठीक है, तो ये यहां तक हो गया। देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब उसको फोटो सिस्टम से ऐसे बोला जाता है। देखो फोटो सिस्टम के अंदर क्या दिखाया गया है, व्हाट इज दिस फोटो सिस्टम? दिस इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, उसको फोटो सिस्टम ऐसे बोला जाता है। ये फोटो सिस्टम के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, ये सभी जो पिगमेंट्स है
ये पिगमेंट्स का क्या फॉर्म हो जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, इसीलिए उनको कॉम्प्लेक्स ऑफ पिगमेंट्स ऐसे बोला जाता है। ये कॉम्प्लेक्स ऑफ पिगमेंट्स के अंदर क्या किया जाता है, ये देखो यहाँ पर, कम टू दिस पॉइंट, देखो जहां पर मैंने लाइट स्पॉट दिखाया है दैट इज द रिएक्शन सेंटर, वो रिएक्शन सेंटर है। व्हाट इज दिस रिएक्शन सेंटर, किसको रिएक्शन सेंटर बोलते हैं? द रिएक्शन सेंटर इज nothing but a chlorophyll molecule which is responsible for the absorption of light energy and convert it into chemical energy। वो लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके उसका केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करवाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर, उसको रिएक्शन सेंटर ऐसे बोला जाता है। अभी ये रिएक्शन सेंटर के अंदर ये जो रिएक्शन सेंटर आता है दैट इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या उसके बाजू में रहता है, उसके बाजू में देखो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, रिएक्शन सेंटर के बाजू में ये जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रिएक्शन सेंटर या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये जो है ये रिएक्शन सेंटर बोले तो दिस इज द क्लोरोफिल ए। अब देखो ये जैसे ही क्लोरोफिल ए लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, लाइट इधर से आती है, वो लाइट बोले तो क्या है? लाइट इज एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ये फोटोन के फॉर्म में आती है। और ये लाइट की ये जो इमेज है ऐसे वेवी क्यों दिखाई गई है, उसका मीनिंग है कि वो जो लाइट आती है दैट इज अबंडेंट ऑफ एनर्जी रिच। वो जो लाइट के रेज आ रहे हैं वो उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी रहती है, और वो जो एनर्जी रहती है वो किससे एब्सॉर्ब की जाती है? तो दैट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। वो एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल से क्या की जाती है? एब्सॉर्ब की जाती है। अब ये एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल कौन है? ये एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल है, 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 ये सभी बाजू में जो भी है ये एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल है। देखो इधर से सन से फोटॉन के फॉर्म में एनर्जी आ गई, आने के बाद वो सबसे पहले किस में आ गई? ये जो एसेसरी पिगमेंट्स है ये एसेसरी पिगमेंट के अंदर आ गई। ये एसेसरी पिगमेंट कौन हो सकता है? दैट मे बी द क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कोई भी हो सकता है, कैरोटीन हो सकता है, ज़ैंथोफिल हो सकता है। ऐसे डायरेक्ट लाइट रिएक्शन सेंटर के तरफ कभी नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? तो उसका कारण है जब लाइट डायरेक्ट रिएक्शन सेंटर की तरफ जाएगी तो रिएक्शन सेंटर का फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है। फोटो ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है कि लाइट की वजह से वो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होने के चांसेस रहते हैं, ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए वो जो लाइट एनर्जी रहती है दैट इज नॉट डायरेक्टली एब्सॉर्ब्ड बाय द रिएक्शन सेंटर, वो रिएक्शन सेंटर से डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं की जा सकती है। तो ये फोटॉन की एनर्जी इधर आती है, एक लाइट एक्सेसरी पिगमेंट के अंदर आती है। देखो ये पिगमेंट पहले लेता है, फिर उसको देता है, फिर ये इसको देता है, फिर ये इसको देता है, और बाद में फिर ये इसको देता है, क्योंकि दैट इज टू अवॉइड द फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर का फोटो ऑक्सीडेशन अवॉइड करने के लिए ये प्रोसेसेस की जाती है। और उसके अंदर क्या हो जाता है? देयर इज द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस वेयर द लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पर ही लाइट एनर्जी का कन्वर्जन किसमें किया जाता है? केमिकल एनर्जी के अंदर किया जाता है। तो ये ऐसा रिएक्शन सेंटर रहता है। तो एक फोटो सिस्टम किससे बनी हुई है? तो दैट वन फोटो सिस्टम दैट इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल। ये क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफिल बी, ये ज़ैंथोफिल, ये कैरोटीन, इस सब का कॉम्प्लेक्स मिला के ये रिएक्शन सेंटर बनी हुई है। और ये फोटॉन से एनर्जी इसके अंदर आती है, और ये ऐसे एक एक मॉलिक्यूल करके वो किसके तरफ चली जाती है? दैट गोज टू द रिएक्शन सेंटर, वो रिएक्शन सेंटर के तरफ चली जाती है। ठीक है, तो ऐसे ये फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर रहता है। फिर ये फोटो सिस्टम दो टाइप का रहता है। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर हमको पढ़ने को मिलेगा कि दिस फोटो सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप का फोटो सिस्टम कौन सा रहता है? तो दैट वन इज कॉल्ड एज फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज फोटो सिस्टम सेकेंड। देखो एक को फोटो सिस्टम फर्स्ट बोलते हैं,
दिस इज PS1. PS1 या उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फोटो सिस्टम फर्स्ट. और ये जो रहता है सेकेंड वाला जो रहता है दैट इज द फोटो सिस्टम सेकेंड. नेक्स्ट वाला जो है उसको फोटो सिस्टम सेकेंड ऐसे बोला जाता है. तो ये जो फोटो सिस्टम्स रहते हैं दैट इज द रिएक्शन सेंटर. इनके अंदर क्लोरोफिल ए इंपॉर्टेंट रहता है. दैट क्लोरोफिल ए is responsible to absorb the light energy and convert it into chemical energy. मगर ये जो दोनों फोटो सिस्टम्स रहते हैं उसमें से एक फोटो सिस्टम को बोला जाता है, देखो इधर P700 नैनोमीटर ऐसे बोला जाता है, और दूसरे को बोला जाता है P680 नैनोमीटर. एक को P700 नैनोमीटर बोलते हैं और दूसरे को ये देखो PS1 दैट इज P700 nanometer and PS2 that is of 680 nanometer. ऐसे दो टाइप का रहता है. तो P700 क्या है और P680 क्या है? तो देखो ये PS1 का जो रिएक्शन सेंटर रहता है, what is that reaction center? That is nothing but the chlorophyll A molecule which is responsible to absorb the light energy and convert it into chemical energy, and for that it absorbs the energy of light up to 700 nanometer. विबजार का वेवलेंथ मैंने बताया आपको. विबजार बोले तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उनका वेवलेंथ बताया मैंने. दैट इज फ्रॉम 400 to 740 ऐसा उनका वेवलेंथ है. तो जो रिएक्शन सेंटर के अंदर या फोटो सिस्टम के अंदर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल 700 नैनोमीटर तक की लाइट एब्सॉर्ब कर लेता है, ऐसे रिएक्शन सेंटर को या ऐसे फोटो सिस्टम को क्या बोला जाता है? दिस टाइप ऑफ फोटो सिस्टम इज कॉल्ड एज PS1. एक टाइप की फोटो सिस्टम रहती है दैट इज कॉल्ड एज PS2, दैट इज नथिंग बट द फोटो सिस्टम सेकेंड. उसको फोटो सिस्टम सेकेंड ऐसे बोला जाता है. और ये फोटो सिस्टम सेकेंड की आइडेंटिटी रहती है इट्स रिएक्शन सेंटर दैट इज नथिंग बट द क्लोरोफिल A molecule which is responsible to absorb the light energy up to 680 nanometer. वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट क्या करवाता है? एब्सॉर्ब करवाता है. तो उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज PS2, दैट इज नथिंग बट द फोटो सिस्टम सेकेंड. उसको फोटो सिस्टम सेकेंड ऐसे बोला जाता है. ठीक है. तो ये फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड